बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। बात बढ़ते हुए बिजली के बिलों की हो या उस बढ़ती हुई महंगाई की जिसका एहसास शायद कुछ लोगों को नहीं है, कुछ लोग इसे बेसलेस इशू कहते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि वक्त के साथ सेटल हो जाएगी। उन सियासी जमातों के बारे में क्या कहें जो इसके ऊपर बहस तो कर सकती हैं, इसको इलेक्शन स्लोगन तो बना सकती हैं, लेकिन इक़्तिदार से निकले हुए उन्हें चंद दिन हुए हैं और आज वो ये कहते हैं कि अगर निगरान हुकूमत उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर अमल करेगी तो मामला दुरुस्त रहेंगे। लेकिन अवाम ये नहीं समझते। अवाम का कहना यह है कि जो गए हम सारा मुद्दा उन पर डालते हैं। काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म है, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म के बस में क्या है? क्या ये टिपिकल निगरान वज़ीर आज़म है या इन्होंने जो अल्टीमेटम्स दिए, जो मोहलतें मांगी, कहा कि कुछ तब्दीली आएगी, रिलीफ आवाम को मिलेगा, बहुत सी बातें की गई लेकिन बहुत कुछ नहीं हो सका। जो निगरान वज़ीर ख़जाना है उनके हवाले से वो ऑनरेबल शख्सियत है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहा कि जब डॉलर रुपी पैरिटी ख़राब होना शुरू हुई तो लगभग एक हफ़्ता, जी हाँ एक हफ़्ता, निगरान वज़ीर ख़जाना की जानिब से कुछ नहीं कहा सुना गया। ये मैं समझता हूँ क्रिमिनल होता है किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर, कि अगर मुल्क के अंदर इस तरह की सट्टेबाजी हो रही है, ओपन मार्केट के अंदर डॉलर मिल ही नहीं रहा और अगर मिल रहा है तो एग्जॉर्बिटेंट रेट पर मिल रहा है और मुल्क की वजारत ख़जाना बिल्कुल खामोश है। वज़ीर आज़म को कहना पड़ रहा है कि हम स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करेंगे और बस, इसके अलावा अब तक और कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें कि वो नोटेबल है या किया जा चुका है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो तलातुम पिछले कुछ अरसे से बरपा था, क्या आज भी वो मौजूद है किसी जगह पर? क्या इमरान खान को NRO मिल सकता है या नहीं मिल सकता? सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख देने के लिए पुरअज़म हैं, वो देंगे और अगर देंगे तो क्या उनको रियलिटी चेक पहले दे दिया गया है कि उसके नताइज क्या हो सकते हैं? बात होती है और दो शख्सियात की, अहम शख्सियात की जिनकी मुलाकात हुई सदर मुमलिकत से, और बात इस हवाले से भी हो रही है कि मुल्क के आर्मी चीफ ने लाहौर में बहुत से जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मुलाकात की है। उसकी तफसीलात क्या है, उस मीटिंग के अंदर बातें क्या सामने आई हैं, आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साहब, मेरे उस्ताद भी हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और बाखबर सहाफ़ियों में उनका नाम आता है। बहुत शुक्रिया तल साहब आपका, सर आपने वक्त दिया। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज़ सईद साहब, अगेन ये उन सहाफ़ियों में से हैं जो ख़बर की तहकीक में अपना लोहा मनवा चुके हैं और बड़े ज़बरदस्त ज़राए हैं। बहुत से लोग इनसे अनॉय भी होते हैं, हम भी इन्हें तंग करते हैं, लेकिन हम इन्हें उतना तंग नहीं करते जितना ये लोगों को तंग करते हैं। तो एजाज़ सईद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन अयूब साहब, जिनकी ट्वीट्स काफ़ी भारी पड़ रही हैं आजकल बहुत से लोगों पर और उनका हाजमा भी इससे मुतासर होता रहता है और ये बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं कि रावी चैन लिख रहा है अपनी हर ट्वीट के अंदर, तो रावी कब तक चैन लिखता रहेगा और ये चैन बेचैनी में ना बदल जाए, इस पे भी बात आज के प्रोग्राम में होगी। तल साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करूंगा। सर काकड़ साहब, सर आ गए, फाइन 10, 12, 15 दिन हो गए, बिजली के हवाले से कहा गया जी कुछ ना कुछ रिलीफ आएगा, बट नथिंग। ये एक्सपेक्टेड था, रिलीफ मिल भी नहीं सकता था, बट ओवरऑल आपकी असेसमेंट, आई नो इट्स अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बट आपको लगता है हैंड्स ऑन है, डिमेनर अच्छा है, बात करने का सलीका अच्छा है, फाइन, फेयर एनफ, बट व्हाट्स बियॉन्ड दिस? देखें, काकड़ साहब की जो निगरान हुकूमत है, इसका इम्तिहान बात के सलीके से नहीं है, इसका इम्तिहान उनकी किताबों तक पहुंच से नहीं है, उनकी अंग्रेज़ी के एक्सेंट से नहीं है, उनके फ़लसफ़ा हयात से नहीं है। इसका ताल्लुक मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उसको डे टू डे मैनेज करने से है और फिर जब भी इंतखाबात होंगे उस इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के साथ पाकिस्तान को एक ख़ास स्टेबल नुक्ते पर रखने से है। 2 हफ्ते आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, 2 हफ्ते के अंदर, 2.5 हफ्ते के अंदर बहुत कुछ आप असेस नहीं कर सकते, लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। एक तो ये कि जो काबीना है इसका फुटप्रिंट ना होने के बराबर है। आपको काबीना 2.5 मिनिस्टर्स पर मुश्तमिल नजर आती है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी शामिल हैं। एक हमारे दोस्त हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वो उनका जबर है उनकी मिनिस्ट्री का, तो उस जबर के तहत उनको हर वक्त प्रेजेंट होना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप इंटीरियर मिनिस्टर साहब को देखें तो वो आते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। इसके अलावा आपको ना पावर का मिनिस्टर नजर आएगा, ना आपको डिफेंस का मिनिस्टर नजर आएगा। फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने तो बयान ये भी अब दे दिया है कि पाकिस्तान
के जो खारजा ताल्लुकात हैं, जो पावर पॉलिटिक्स है, ये निगरान हुकूमत उस पावर पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को नहीं उलझाएगी, ये जानते हुए कि पाकिस्तान की इस वक्त इर्द गिर्द के हालात क्या हैं। निगरान हुकूमत हो या तवील मुद्दत हुकूमत हो, आपको इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर का आपने खुद ही जिक्र कर दिया, जो एक बयान उन्होंने दिया उसने स्टॉक में मार्केट का भट्ठा बिठा दिया। तो एक तो ये है कि जो काबीना की प्रेजेंस है इसके अलावा भी वो आपको नजर नहीं आती है। दूसरी बात यह कि मेरे ख्याल में काकड़ साहब ने बहुत सारे मामलात को अपनी तरफ डायरेक्ट करवा दिया है। जिस तरह आपने सही फरमाया था कि जो बिजली के बिलों का मामला है और IMF के साथ जो बहुत अरसे से हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं, एक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, फिर ये 9 महीने का नया प्रोग्राम साइन करके गए हैं इसहाक डार साहब। ये मामला अवाम पिछलों पर डालना चाह रही है, लेकिन काकड़ साहब ने वो बयान दे के अपनी तरफ इसको खींच लिया है। तो मेरे ख्याल में फिलहाल तो निगरान हुकूमत जो है उसको अपनी निगरानी करने की ज़रूरत है, अपनी काबीना के मिनिस्टर्स की निगरानी करने की ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत है कि वो निगरान मिनिस्टर्स कहाँ कहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फ़िलहाल वो काफ़ी लाइट वेट साबित हुए हैं, तनाज़े उनके 14 दिन के ज़्यादा हैं और जो मुस्बत नुक्ते हैं वो कम है। अब एजाज साहब ये बताइएगा, ये तो खैर अब इब्हाम दूर नहीं होता जा रहा, अपनी खबर के हवाले से बताएं कि कोई निगरान सेटअप आ गया और इनको बड़ा पसंद किया जाता है और काकड़ साहब का नाम भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आया था। राजा रियाज साहब तो सिर्फ एक मैसेंजर थे और काकड़ साहब के बारे में कहा जाता था कि लंबी डिस्पेंसेशन होगी, लेकिन क्या अब ये बात क्लियर नहीं होती जा रही कि इंतखाबात होने हैं, बीट जनवरी बीट फरवरी 2024, लेकिन इंतखाबात होने हैं, दिस इज़ डिसाइडेड? मुनीब, पाकिस्तान का एक बड़ा अलमिया रहा है। पाकिस्तान में जो फ़ैसले हैं वो हालात के साथ बदलते रहते हैं। चूँकि पाकिस्तान किसी पॉलिटिकली स्टेबल मुल्क का नाम नहीं है, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी होती है, हादसात होते हैं और हादसात के नतीजे में हम अपने फ़ैसले तब्दील कर लेते हैं। और हमारे यहाँ जो फ़ैसले हैं वो इंस्टीट्यूशनल नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली वो इंडिविजुअल होते हैं, चंद शख्सियात होती हैं, उनके गिर्द फ़ैसले घूमते हैं, इसलिए ये फ़ैसले तब्दील होते रहते हैं। आज से चंद दिन पहले हम सुना करते थे कि इलेक्शन जो है वो 28 फरवरी से 3 या 4 मार्च के दौरान किसी तारीख को होंगे। फिर आपने और हमने देखा कि जिस तरह ये बिजली के बिलों का तनाज़ा आया, जिस तरीके से बिजली के बिलों ने अवाम का गुस्सा और इश्तियाल दिखाया, तो उसके बाद हम देखने लग पड़े कि नहीं, वो जो इलेक्शन है वो उसका फ़ैसला हो गया कि वो जी जनवरी में होंगे। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो फ़ैसला करते हैं। आइडियल बात तो ये थी कि आईन पाकिस्तान को हम फॉलो करते और जो तरीक़ाकार जिसके ऊपर हम चलते आ रहे हैं उसको कम अज़ कम जो सिविल हुकूमतें हैं उसको फॉलो करते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, इसमें सियासी जमातों ने भी बड़ा काबिल एतराज़ रोल प्ले किया है और ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट का ज़ाहिर एक रोल है, वो भी मेरे और आपके सामने है। तो अभी फ़िलहाल तो यही लगता है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी में ही होंगे और इस हवाले से जो पार कॉरिडोर से ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं जो आप बता रहे हैं। लेकिन अगेन वो जिसे कहते हैं ना कि इंटेंशंस बदलते हुए टाइम नहीं लगता, तो लेट्स सी के इंटेंशंस ये कायम रहती हैं या आगे चेंज होती हैं। फॉर द टाइमिंग आप कहते हैं ये है, बट इंटेंशन, हाँ, इरादे नीयतें बदलते तो कुछ पता नहीं चलता। बट हसन अयूब साहब, सदर मुमलिकत के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी आम लोगों से मुलाकातें हुई, बड़े चार्ज नज़र आते हैं सदर मुमलिकत, गो कि उनकी मुद्दत पूरी हो रही है, लेकिन आइनी उनके पास सहूलत है कि जब तक कोई नया नहीं आएगा सदर तो वो उस वक्त तक रहेंगे और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस नए सदर के आने के अभी दूर दूर तक आसार तो नज़र नहीं आते। जो उन्होंने मुख्तलिफ बिलों के हवाले से एक ट्वीट करके जो तूफ़ान बर्पा किया, उससे उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को भी डैमेज किया है। बट कंसिडरिंग ऑल दैट, आपको लगता है सदर मुमलिकत ये एडवेंचर भी कर जाएंगे कि वो वन फाइन डे अनाउंस कर दें इंतखाबात की तारीख? जी बिल्कुल, वो तैयार थे तारीख देने के लिए। जुमरात को बड़ी मुसद्दिका इत्तलात मिल रही थी कि शायद वो आज डेट अनाउंस कर देंगे और जुमरात को ही पता लगा कि इलेक्शन कमीशन के ज़राए भी बता रहे थे कि जो आने वाला हफ्ता है, आने वाले हफ्ते में इलेक्शन कमीशन भी अपनी तारीख अनाउंस करने जा रहे हैं। लेकिन फिर ये जुमे के रोज़ की जो मुलाकात बता रहे हैं,
जो कि मेरी इतला भी है, मैंने कुछ लोगों से पूछा है तो मुझे भी ये बताया गया कि शायद मुलाकात हुई है। अच्छा। और वो मुलाकात जो है वो खासी अहम थी। एक वाज़ेह और दो टोक पैगाम उस मुलाकात के बाद एक और मिला, जो कि सियासी जमातों को भी मिला, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी था, वो अदालतों के लिए भी था। वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी थी। अगर आप देखें तो जिस तरीके से एक अदालत का हुक्म था कि आपने एक हाई कोर्ट का हुक्म था कि आपने एमपीओ के तहत किसी की गिरफ्तारी नहीं करनी, जी। और दूसरी हाई कोर्ट का जो है, लाहौर हाई कोर्ट का स्पेसिफिकली था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना। तो फिर आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और पूरी दुनिया ने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को किस तरीके से उन्होंने गाड़ी से उठाकर वो ले गए। और ये एक वाज़ेह पैगाम है कि जब जो है सहूलतकारी किसी को फराम की जाएगी तब जो है वो सिस्टम रिएक्ट करेगा। और सिस्टम अब रिएक्ट आगे जो करेगा, अभी जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यानी 15 सितंबर से 20 सितंबर के बाद आपने अभी तक वो सख्ती देखी नहीं है जो सख्ती आने वाली है। अच्छा। मैं अभी फोर्स कर सकता हूँ, और जो वो हालात होंगे कि आप पिछले दौर भूल जाएंगे जो अभी तक सख्ती हुई है। अभी तक कह रहे हैं ना कि क़यामत आ गई है। पहले तो फाशिस्ट हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, अभी तो फाशिस्ट हुकूमत नहीं है मुस्लिम लीग नून की ना। फिर उसके बाद पीडीएम की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात, मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्ज़ामात, फिर कभी मोहसिन नकवी साहब पर इल्ज़ामात। तो अभी आप देखिएगा 15 सितंबर के बाद जो हालात बदलने जा रहे हैं, या 20 सितंबर के बाद जो हालात बदलने जा रहे हैं, वो मैं आपको अभी ये बात बता रहा हूँ कि वो ऐसी सख्ती होगी जो इससे पहले कम अज़ कम मैंने अपनी याददाश्त में नहीं देखी हुई। मतलब वैसे हमने उस दौर से गुजरे हैं जहां पर हमें वसीम अकरम प्लस नज़र आए, महमूद खान प्लस नज़र आए, तो अब हम आपके तज्ज़िये के मुताबिक हमें क़यामत प्लस, जो दुनियावी तौर पे क़यामत प्लस नज़र आ सकती है। और उसका नहीं, हमने ये सुना था ना कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में, ज़ियाउल हक साहब के दौर में बड़ी सख्ती होती थी, बड़ा ये होता था, वो होता था, तो मैंने तो वो दौर नहीं देखा हुआ ना सही तरीके से। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो वो जो अपनी याददाश्त के अंदर जो दौर हैं, वो उनमें मुझे कह रहे हैं कि मुशर्रफ का दौर भी आप भूल जाएंगे। अच्छा। जो अभी आने वाली है सख्ती, लेकिन वो सख्ती इस तरह नहीं होगी कि किसी गुजरने वाले को पकड़ के उठा के जनाब वो फैंटी लगानी शुरू कर दी। जिस बंदे ने कानून को हाथ में लिया, बिलखुसूस 9 मई वालों के साथ जो होना है, मैं आपको बताऊं कि उनके लिए जो है वो क़यामत आने वाली है। बिल्कुल 9 मई वालों के लिए क़यामत कुबरा आने वाली है, सुगरा भी नहीं होगी। अल्लाह। इसके अलावा वो सहूलतकार जिन्होंने कानून और आइन से हटकर किसी की जो है चाहत में, किसी को हैंडसम जानते हुए या किसी के फैन क्लब का हिस्सा होते हुए सहूलतकारी फराम की है, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल वक्त स्टार्ट होने वाला है। अब तलत साहब, ये हैंडसम होना चलें, अगर ये तो किसी को अल्लाह की तरफ से है किसी की, लेकिन किसी की सहूलतकारी डेवलप हो जाना, ये इंसान दुनियावी तौर पर मैनेज करता है। और आप बेशुमार तजर्बा रखते हैं, सहूलतकारी मुख्तलिफ अदमार में मुख्तलिफ लोगों के लिए की गई और उसके स्पॉन्सर्स पर मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन मुझे ये फरमाइएगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का सिचुएशन थोड़ी सी नई इसलिए है कि कुछ ऐसी शख्सियत जो कि हमेशा एसेट रही पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का, अब वो पंजाबी में तो बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, पर उन्होंने क्या कर दिया है ऐसा कि उनकी माफ़ी या जान खलासी नहीं हो रही। मतलब वो अदालत से निकलते हैं, मसाइल के बाद निकलते हैं और अपने घर की गली में पहुंचते हैं, और उनको जिस तरीके से वो फुटेज आपको नज़र आ रही होगी, आपने देखी भी होगी कि जिस तरीके से उन्हें ले जाया गया, ये गुस्सा है तलत साहब आपकी नज़र में, या ये अभी तक वो मैसेज है जो कि कन्वे किया जा रहा है टाइम एंड अगेन? उनके घर पे बख्तरबंद गाड़ी का जाना, टक्कर मारना दरवाजे को, वो कहा जाता था एक मैसेज था। ये दूसरी दफ़ा इस तरह गिरफ्तारी, ये भी मैसेज है। तो ये अनअबेटेड क्यों मैसेज दिए जा रहे हैं अभी तक आपके नज़दीक? मेरे ख्याल में जो परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी का सीन है, वो उसका सिंबलिज्म बड़ा अहम है। अभी हसन ने जिक्र किया कि कैसे उनको निकाल कर अदालतों के फरमान और हिदायत के बावजूद उनको उठाया गया और फिर उनको ट्रांसपोर्ट लिटरली किया गया, गिरफ्तार नहीं किया, ट्रांसपोर्ट किया गया, गाड़ी में से निकाल के उनको ड्रैग किया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया उनको। सिंबलिज्म बड़ा क्लियर है कि पंजाब के अंदर वो तमाम सोर्सेज जिनके ज़रिए आप कोई सियासी वारदात कर सकते हैं, और वो सोर्सेज बिलखसूस जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते रहे हों और बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने अपने आप को अब इनकलाबी डिक्लेयर किया है, वो नाकाबिले कबूल है। देखें, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, अभी ऑन अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं देख रहा था, परसों चल रही थी, उससे पहले तो दर्जनों के हिसाब से सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और एक ही स्क्रिप्ट पढ़ा गया। लेकिन बिलखसूस वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से पलते रहे हों, जब वो फिर उस इस्टेब्लिशमेंट के हाथ को थप्पड़ मारने की कोशिश करें या उसको काटने की कोशिश करें, तो वो काबिल कबूल नहीं होता। तो मुझे लगता है इसके अंदर एक गुस्सा भी है और इसके अंदर एक सिंबलिज्म भी बड़ा अहम है
कि अगर आपका माजी ये रहा है जो परवेज लाई साहब का रहा है, तो फिर आप तो बिल्कुल ही क्वालिफाई नहीं करते ना, फिर आप तो रेवोल्यूशनरी बन ही नहीं सकते। तो सिंबलिज्म बड़ा अहम है। लेकिन मैं हसन की बात की तरफ जाना चाहूँगा। देखिए, सख्ती तो बिल्कुल जो लोग अभी भुगत रहे हैं सख्ती, उनके लिए शायद वो सख्ती इतनी ही ज़्यादा है जितनी हम बयान कर रहे हैं आने वाले दिनों में। तो ज़ाहिर जो भुगत रहे हैं उनको तो क़यामत कुबरा ही लगेगी इस वक्त जो उनके साथ हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं वो केसेस का क्लोजर है कि आपने जो प्रोसिक्यूशन की है उसके नतायज आपने निकालने हैं। आप लोगों को सारी ज़िंदगी कस्टडी में नहीं रख सकते। इस मामले को आपने तय करना है। 9 मई के वाक़यात के अंदर जो लोग मुलव्वस थे, जो गिरफ्तार शुदा हैं, उनको आपने सज़ाएँ दिलवानी है। तो सज़ाओं का अमल जो है वो शुरू होगा। लेकिन एक वैसे मैं आपको बात बता दूं, हसन खुद कोर्ट्स को कवर करते हैं, एजाज इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से नज़र रखते हैं। मेरे ख्याल में इसमें 2-3 असम्पशंस हैं जो हमने बनाई हुई हैं। एक तो ये कि सितंबर के बाद में जो तब्दीली आएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बंदियाल कोर्ट की तरह ही काम करेगी। बसद एहतराम जो मैंने दूर से ऑब्जर्वेशन की है, जो थोड़ा सा मेरा तजर्बा है, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की कोर्ट है वो बंदियाल कोर्ट नहीं होगी। और बंदियाल कोर्ट के बारे में जो हैरान कुन तजाद आपको नजर आता है वो ये कि बंदियाल कोर्ट मुकम्मल तौर पर नारों के बावजूद एक कॉम्प्रोमाइज्ड कोर्ट है। मसलन उन्होंने क्या ऐसा काम किया है जिससे एस्टैब्लिशमेंट के नैरेटिव को धचका पहुंचा हो? उन्होंने क्या ऐसा बड़ा फैसला किया है? वो तो अपने पंजाब के इंतखाबात के फैसले को ही इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए। तो बंदियाल कोर्ट जो है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा काबिल कबूल होगी। जैसे काजी फाइज ईसा की कोर्ट जो है वो कोर्ट नहीं होगी जिसके सामने ये सब कुछ होता रहे और वो कोर्ट मुकम्मल तौर पे खामोश रहे। तो मेरे ख्याल में ये जो सख्ती का अमल अगर एक ख़ास हद से आगे जाएगा तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में से एक ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा जो शायद हम में से बहुत से लोग एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो वो एक एरिया है, वेरिएबल है तज्जियाती तौर पर, जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अब एजाज सईद, ये अब तलत साहब ने बड़ी इंस्ट्रक्टिव बात की कि, और ये बात शायद एक्सपेक्ट भी की जा रही है कि शायद कुछ बड़ा एक गलत परसेप्शन क्रिएट कर लिया है, ख़ास तौर पर उन जमातों ने जो कि पीडीएम के अंदर रही, कि जैसे ही चेंज ऑफ गार्ड होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी कन्वीनियंट हो जाएंगी इन जमातों के लिए और मामलात और हो जाएंगे। जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इट स्पीक्स अदरवाइज, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स। तो ये जिस तरह की सख्ती हुई है, या जो लोगों को जिस तरह परवेज लाई साहब के साथ जो एपिसोड हुआ है, या इस तरह के एपिसोड्स अगर और बढ़ते हैं, जिस तरह हसन अयूब कह रहे हैं कि सख्ती होती है और ज़्यादा, तो क्या वाकई ये जो ओवर एक्सपेक्ट कर रही हैं रियासत भी या तमाम जमातें के लिए सब बेहतरीन हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स करती रहेगी या कुछ भी नहीं कहेगी किसी भी गैर कानूनी या गैर आइनी काम के ऊपर? मुनीब, जिस तरह तलत साहब ने फरमाया ना कि एक एलिमेंट नया आएगा, मैं इस बात को इस अंदाज से कहूँगा कि जो काजी फाइज ईसा साहब का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के दौर में काजी फाइज ईसा साहब ने बड़ा तारीखी फ़ैसले लिए। जो आपको पता है कि फैज़ाबाद जो धरना हुआ था उसके ऊपर एक बड़ा तारीखी फ़ैसला था। लेकिन अगर आप बिल्कुल पीछे चले जाएं, जब ये बलूचिस्तान में थे, फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट में आए, मेमो कमीशन के ये सरबराह बने, ये काजी फाइज ईसा साहब सिस्टम से बाहर नहीं हैं। एक इजाफी चीज़ इनमें है, वो ये है कि जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जो कोर्ट है उसका एक मीडिया ग्लेयर बहुत था। काजी फाइज ईसा साहब अपने इमेज के बारे में बड़े कॉन्शियस है और आपको पता है कि वो वक्तन फ़वक्तन ऐसे काम करते रहते हैं, ऐसे जेस्चर्स कम से कम देते रहते हैं, जिससे ये नज़र आता है कि जो काजी फाइज ईसा है वो आने वाले दिनों में सबसे पहले तो कोर्ट के अंदर ऑर्डर लेके आएंगे, यानी कि जो जूनियर जजेस हैं, ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है, वो जूनियर जजेस को वापस भेजेंगे और सीनियर जजेस जो हैं जो हाई कोर्ट्स में थे उनको लेके आएंगे सुप्रीम कोर्ट में। और एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि आते साथ कोई कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाएगी, लेकिन कन्फ्रंटेशन का बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद है। ये तलत साहब की बात बिल्कुल मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। कन्फ्रंटेशन का इम्कान इसलिए मौजूद है कि जब जो जज साहब हैं वो अपने इमेज के हवाले से जब चीज़ों को आगे लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि कन्फ्रंटेशन का इम्कान है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें
तो वो सिस्टम से बाहर नहीं है, वो विद इन द सिस्टम ही रहे हैं। उन्होंने एक आध जगह के अलावा कोई सिस्टम को उस तरह से चैलेंज नहीं किया। लेकिन चूंकि उनका जाती आप देख ले कि जड़ावाला में वो चले गए, फिर वो पार्लियामेंट में आ गए, जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, आइन की सालगिरह थी, तो मेरे ख्याल में कि बड़ा अहम दौर शुरू होगा काजी फायज ईसा साहब का, जिसके ऊपर मीडिया को भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप, उसमें भी आप कहेंगे ना कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आप ऐसा नहीं होगा, थिंकिंग की तरह चले जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा। एक मुख्तसर सा वक्फा, साहब की वापसी का वक्त तयन है, उसका कर लिया गया कि अक्टूबर में वो तशरीफ लाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि एवरीथिंग लाइंड अप फॉर हिम, हर चीज़ सेटल्ड है, क्या होना है क्या नहीं होना। और वो जिस तरह पूरी मुस्लिम लीग नून कह रही है कि मियाँ साहब आएंगे और छा जाएंगे, तो छा जाना इतना ही आसान होगा और सब कुछ क्या लेड आउट है उनके लिए और बाकी किसी के लिए कुछ भी नहीं। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारे साथ। एक ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। हसन अयूब साहब, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी, ये पिछले साल से अगर देखा जाए उनको प्रॉब्लम तो कोई नहीं था, वो अपनी वजह से नहीं आ रहे, उन्होंने अपना खुद फैसला करना है उन्होंने कब आना है, और अब ये कहा गया है कि वो अक्टूबर में आ रहे हैं। बट सवाल ये है, चलें कानूनी मामला तो अपनी जगह, उनकी 2 कन्विक्शंस हैं, उन्हें सेटिसाइड वो करवाएंगे अदालत से, और वो हाई कोर्ट से ही होनी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फॉर दैट मैटर। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बात अब दुरुस्त है कि उनके मामलात मुक़्तदर हलकों के साथ बिल्कुल दुरुस्त हैं, उनके लिए कोई मसाइल नहीं है और वो बिल्कुल तैयार हैं दोबारा इक़्तिदार की तरफ ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, और अगले इंतखाबात में क्योंकि PTI की हालत कोई नहीं है, लिहाजा मुस्लिम लीग नून ही उसका मुकम्मल तौर पर बेनिफिट लेगी। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल जो आपने ये बात बताई है, जो सवाल किया, एक्चुअली ये इसका जवाब भी यही है कि जो आपने बयान कर दिया है कि बिल्कुल उनके इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ ताल्लुकात ठीक हैं, उनको कोई रुकावट नहीं आएगी रास्ते में जब वो आएंगे। हाँ, उनके लिए कोई ख़ास सहूलतकारी तो फराम नहीं की जाएगी, लेकिन जो कानून है, कानून का तो उन्होंने सामना करना पड़ेगा, उनको कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। और इसके लिए जो प्रोटेक्टेड बेल है, मोस्ट लाइकली अमजद परवेज़ साहब जो है वो फाइल कर देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो आकर अपनी प्रोटेक्टेड बेल लेकर फिर अपने केसेस को सुनेंगे। एवन फील्ड वाला केस तो आपने भी देखा हुआ है मरीम नवाज़ वाले केस में कि वो तो चीज़ मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर प्रॉपर्टी साबित ही नहीं हो सकी, जिसके ऊपर जो है क्विटल हुआ मरीम नवाज शरीफ साहिबा का, तो वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन केस कंक्लूडेड है। बाकी उनका एक आई बिलीव के जो केस रहता है वो नैब रेफरेंस है, अल अज़ीज़िया वाला है वो आई बिलीव, और अगर उसमें है तो वो भी अरशद मलिक साहब की उसमें ऑडियो और वीडियो मौजूद है, तो उस केस के पीछे भी अब क्या रह गया, तो उनको वहाँ से तो रिलीफ मिल जाएगा। अब देखना ये है कि देखिए नवाज शरीफ साहब के लिए आना चैलेंज नहीं है, नवाज शरीफ साहब के लिए जो चैलेंज होगा जब आएंगे, तो अब ये देखना है कि लोग उनकी बात कितनी सुनते हैं। पहले एक पाकिस्तान का एक बड़ा चंक था आवाम का जो कि नवाज शरीफ जो कहता था कि जी अब सब्र करें, तो लोग सब्र करते थे। क्या अब भी लोग सब्र करेंगे? क्या लोगों को सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है? एक चीज़ तो ये। दूसरी मैं एक बात बताना चाह रहा था, क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि ये जो मैंने मिड सितंबर की बात की है, ये चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल की रिटायरमेंट का मामला नहीं है। इसमें मैं इतनी बात करूंगा कि ये बंदयाल साहब हैज़ नथिंग टू डू विद इट। जो सख्ती आनी है ना, इस बंदयाल साहब ने वो सख्ती रोकी भी है, वो सख्ती जो रुकी हुई है अभी और जो 15-20 दिन के बाद आएगी, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो वजह कोई और है। और इंशाल्लाह ऑफ द रिकॉर्ड जब हम कैमरा बंद होगा तो मैं आपको बता दूंगा वो वजह क्या है। अच्छा, जहाँ तक बात हो रही थी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की, तो मैं एक बात बड़ा क्लियरली बताऊं कि जितने अरसे से मैं कोर्ट कवर कर रहा हूं, उनको भी कवर कर रहा हूं, उस शख्स में बनावट नहीं है, उसमें दिखावा नहीं है। वो जो है वो है, वो गुस्से में है तो वो सबके सामने है, वो एक्टिंग नहीं करता। माजरत के साथ हमारे चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, वो एक हर चीज़ जहन में स्क्रिप्ट सोच कर आते थे। एक दिन रात पहले उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तुम देखना कल मैं PIA वालों केस में क्या करता हूँ। अच्छा। और वाकई सुबह जनाब PIA वाले केस में वो बड़े जनाब जज्बाती हुए, उनके चेहरे पे गुस्सा आया और बड़ा जनाब उनका चेहरा सुर्ख हो गया। तो इस हद तक एक्टिंग चीफ जस्टिस जजेस हमारे यहाँ पर करते रहे हैं। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है, देखिए वो मैंने उनको कई जगहों पर जाते हुए भी देखा है, वॉक करते देखा है। हर रोज बंदा कितनी एक्टिंग कर सकता है मुनीब भाई? आप देखिए ना कि सालों से, पिछले 5-7 साल से वो वॉक करके आते हैं सुप्रीम कोर्ट, और वो वापसी पर कभी एक्टिंग नहीं होती, और वो बात अपनी जगह एक्टिंग रोज नहीं होती, एक्टिंग रोज नहीं होती। बट वही वाली बात है, अगर किसी का प्रोफेशन हो एक्टिंग करना तो वो और बात है। बट तलत साहब जरा इसकी तरफ आइएगा सर, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के भाई माशाल्लाह 16 महीने तकरीबन हुकूमत करके गए। हसन अयूब साहब ने कहा कि डिपेंड ये करता है कि लोग उनकी बात कितनी सुनेंगे।
तो मियाँ के नारे तो वो सारी PMLN कह रही है वजन गए, वो बिल्कुल वाजह हैं अगर लोग उनको वाकई वोट देना चाहते हैं। बट सवाल ये है कि क्या इतना आसान होगा इन टुडेज़ पाकिस्तान, जहाँ बिजली के बिल काबू में नहीं है, कुछ काबू में नहीं है, तो हर चीज़ अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब आके कहेंगे कि उसकी ज़िम्मेदारी 2018 के उस प्रोजेक्ट इमरान खान की है या 2018 से पहले के प्रोजेक्ट इमरान खान की ज़िम्मेदारी है, तो लोग किस हद तक उस पर कान धरेंगे और उस पर कहेंगे कि मियाँ साहब ठीक कह रहे हैं, दोबारा वोट दे दें PMLN को? देखिए, अभी तो दो जो जुमले हैं कि छा जाएंगे और नारे वजनगे, तो देखें छाने को तो अंधेरा भी छा जाता है और वजने को तो बंदा कंध में भी जाके वज जाता है ना। तो अब डिपेंड करता है कि सूरत हाल जो है वो अंधेरा छाने की है, कंध में वजने की है, नारे वजने की है, या आके बंदा छा जाए इन द सेंस कि बड़ा पॉपुलर हो जाए। नवाज शरीफ साहब का जो मामला है वो काफी दिलचस्प है और वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की कोर्ट की तरह काफी कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। काजी फायज ईसा साहब की कोर्ट के अंदर सिर्फ वही नहीं है, उनके साथ जो उनके लाइक माइंडेड जजेस हैं, इन टर्म्स ऑफ द जुडिशियल बेंच की मैं बात कर रहा हूं, मैं तअस्सुब की बात नहीं कर रहा हूं। उसके अंदर जस्टिस मंसूर का नाम हम ले सकते हैं, अतर मिल्ला का नाम ले सकते हैं, और बाकी भी ऐसे लोग हैं जो उन्हीं की तरह सोचते हैं, स्ट्रेट एंड नैरो, लिबरल इंटरप्रिटेशन, रेड लाइंस आर वेरी क्लियर। तो वो जो टच स्टोन है, अगर किसी जगह पर निज़ाम के अंदर कोई बहुत ज़्यादा सख्ती हुई, अगर वो ह्यूमन राइट्स की के टच स्टोन के ऊपर पूरा ना उतरती हुई, तो उनका रद्द-ए-अमल जो है क्रेडिबिलिटी की वजह से वो बड़ा मुख्तलिफ होगा एज कम्पेयर टू बंदियाल कोर्ट। मैं सिर्फ ये बात कर रहा था। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की कोर्ट की तरह वो भी एक अननोन वेरिएबल हैं। एक तो ये मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी है उससे वो बहुत नाखुश हैं, और मैं सियासी कारकर्दगी की बात कर रहा हूं। वो उसका इजहार नहीं करते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं जो हर वक्त उनके साथ होते हैं, उनसे अगर आप बात करें तो वो आपको ये समझाएंगे कि नवाज शरीफ साहब का मानना ये है कि बहुत सा ऐसा सियासी स्पेस जो उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ क्रिएट किया था सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ द सिविलियंस के लिए, पार्लियामान के लिए, वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में किसी भी वजह से वो कंसीड हुआ है। दूसरा उनका मामला यह है, इसके साथ कनेक्टेड, कि जब इस्टेब्लिशमेंट का रोल इस हद तक बढ़ जाए जिस हद तक वो बढ़ गया शहबाज शरीफ साहब के दौर में, तो उसके बाद उसको रोल बैक करना बहुत मुश्किल है। और मैं एक जुमला जो उनकी एक हालिया मीटिंग में से मैं कोट करना चाहूँगा, जो जिसके साथ मीटिंग में उन्होंने मुझे बताया कि इन हालात के अंदर जब हमारे पास जिम्मेदारी है लेकिन पावर नहीं है सिविलियंस के पास, और जिनके पास पावर है उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है एस्टेब्लिशमेंट, आप गवर्न कैसे कर सकते हैं? ये सवालिया निशान के जरिए वो अपनी सियासी प्रॉस्पेक्ट्स को देख रहे हैं। तो नवाज शरीफ का वापस आना, वो एक ऐसे सिस्टम के अंदर वापस आएंगे जो 9 मई के बाद मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के जरिए चलाया जा रहा है बहुत सारे मामलात में। वो एक ऐसे सिस्टम के अंदर वापस आएंगे जहां पर एक स्पेशल बॉडी बन गई है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन की, जिसके अंदर फौज का एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। वो एक ऐसे सिस्टम में वापस आएंगे जहां पर आर्मी चीफ जो है वो 60 के करीब बिजनेसमैनों के साथ बैठ के 5 घंटे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का एक प्लान अनफोल्ड करता है, जो ज़ाहिर 3 साल में तो मुकम्मल होगा नहीं, 6 साल के अंदर मुकम्मल होगा। तो नवाज शरीफ की वापसी जो है उसके अंदर सिर्फ केसेस का मामला नहीं है, वो वापस आकर क्या बयानियां देंगे, वोट को इज्जत दो का मामला उठाएंगे, सिविलियन सुप्रीमेसी का मामला उठाएंगे, उनका नैरेटिव क्या होगा, उनका नारा क्या होगा, उनकी आउटरीच क्या होगी, और किस सिस्टम के अंदर वो आके ऑपरेट करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमत आती है इंतखाबात के बाद, तो वहां पर भी आप लड़ाई वाला चैप्टर जो है वो खोला रखें। मुझे लगता है कि जिस किस्म का पावर शिफ्ट हुआ है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, उसके अंदर नवाज शरीफ जैसा प्राइम मिनिस्टर या उनकी सोच वाला जो प्राइम मिनिस्टर जो फिट इन नहीं होगा। ये अलार्मिंग भी है तलत साहब जो आपने बताया, इट्स वेरी अलार्मिंग ऑल्सो, क्योंकि मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सा ब्रेक है, मैं वापस आता हूँ, मैं एजाज सईद साहब और हसन अयूब साहब के पास जाता हूँ। तलत साहब भी हमारे साथ है, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होगा, मैं साथ ही एक ब्रेक के बाद आप फिर खुशामदीद कहते हैं। एजाज साहब, आपके नज़दीक यहाँ ये बहुत अहम बात है और सियासी डिस्कोर्स के अंदर वाकई मियाँ नवाज शरीफ साहब इसको बड़ा जेलसली गार्ड करते रहे या कोशिश करते रहे एटलीस्ट कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन आज के पाकिस्तान के अंदर अवाम का मसला या हालात जो हैं, या PMLN के लिए फॉर दैट मैटर, या मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी पर
ये होंगे कि स्पेस कितनी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने गवा दी, या ये कि लोगों को राम कैसे करना है, राज़ी कैसे करना है और वोट कैसे दोबारा लेना है। जब महंगाई इतनी बढ़ गई, बिजली के बिल इतने बढ़ गए, तो ज़्यादा प्रेफरेंस क्या होगी? ये जो मुझे लगता है कि वोट की इज्जत दो तो कहीं पीछे ही चला जाएगा। वो तो यही होगा कि मियाँ साहब कहेंगे यार मुझे इज्जत दे दो या PMLN को इज्जत दो। मुनीब, मेरे ख्याल में जो नारा था ना मुस्लिम लीग नून का कि वोट को इज्जत दो, वो नारा तो उसी दिन तब्दील हो गया था जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अप्रूवल दी थी कि हम एक्सटेंशन के कानून को लीगलाइज करेंगे, पार्लियामेंट में उसको वोट देंगे। ये नारा उस दिन भी मेरे ख्याल में बदल गया था, जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, वो अपने भाई को ही अपॉइंट करेंगे और पंजाब में अपने भतीजे को ही अपॉइंट करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब के क्रेडिट में बहुत सारी चीज़ें हैं और उनके डिसक्रेडिट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2017-18 में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को साजिश करके निकाला। इससे पहले 12 अक्टूबर 99 को भी जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने उनको निकाला, वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करते रहे। फिर 10 सितंबर 2007 को जब वो आए थे जलावतनी ख़त्म करके, तो वो डिफेंस में आए थे। फिर इमरान खान साहब के दौर में जब वो आए थे गिरफ्तारी करके, वो डिफेंस में आए थे अपनी बीमार जो अहलिया उसको छोड़कर। लेकिन इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट की भी टीम बनकर आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो चैलेंज है नून लीग के लिए, वो इस बात को जस्टिफाई करना है कि जो इनके भाई ने हुकूमत की उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। तलत साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मियाँ साहब जो हैं वो नाराज़ हैं अपने भाई की कारकर्दगी पर, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी जिम्मेदारी के लिए मियाँ साहब को आईना भी देख लेना चाहिए, क्योंकि मियाँ साहब की अप्रूवल से ही उनके भाई ने वजारत उज़्मा का ओहदा लिया था। तो इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के ऊपर आयद होती है। देखिए, स्पेस जब नहीं होती अपोजिशन के लिए, आपने और हमने देखा तारीख़ में और माजी करीब की तारीख़ क्या है कि जब नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहिबा यहाँ पर नहीं थी तो एक मुतबादिल कुव्वत के तौर पर MMA आ गई थी। अभी जब इलेक्शन आएंगे तो लोगों के पास जो चॉइस अगर अवेलेबल कोई वैलिड चॉइस रह गई है तो वो PMLN रह गई है। लेकिन इसमें एक और बड़ा अहम नुक्ता है, मैं अभी तक इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ कि जब इस्टेब्लिशमेंट के सामने इस बात की चॉइस होगी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों चॉइसेस में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो माजी को मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कबूल करे। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल होगा, यानी नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस नंबर 1 आज भी मियाँ नवाज शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ ही होगा। देखिए वक्त क्या करता है, क्या नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन पाते हैं या नहीं, यानी कि ये बिल्कुल वक्त बताएगा। हसन अयूब साहब, जो कुछ मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किया या मतलब वो करते जो फैसले लिए वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्जी से लिए होंगे, लेकिन ये एक कमेंट है और मैं समझता हूँ एक हार्श कमेंट ज़रूर है, लेकिन इसका ताल्लुक रियलिटी से है। जो एजाज सईद साहब ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो वोट को इज्जत दो वगैरह तो बहुत पीछे ख़त्म ही कहीं हो गया, तो वो तो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनकर आएंगे। तो अगर वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनकर आएंगे तो उसके फ़ायदे भी होंगे, जारी बात है। फ्रिंज बेनिफिट्स तो मिलते हैं ना, जब आप किसी की बी टीम हो तो फ़ायदे यही होते हैं कि इक़्तिदार का हसूल बड़ा आसान हो जाता है। तो आपके लिए भी, आपको ये लगता है कि इक़्तिदार का हसूल फिर इसी वजह से आसान होगा? नहीं, इक़्तिदार का हसूल जो है वो 9 मई की वजह से आसान होगा। इक़्तिदार के हसूल के लिए जिस मुस्लिम लीग नवाज़ को ज़्यादा काविश नहीं करनी पड़ी, वो ख़ुद ही तहरीक इंसाफ ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार दी है। और बैटल ऑफ पंजाब है, आपको पता है कि आम इंतखाबात जब होते हैं तो पंजाब के अंदर एक ही ओपोनेंट थी उनकी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। और अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही नहीं है और अभी बहुत से लोग छोड़ चुके हैं और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इसके 1000 टुकड़े और होंगे। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ तक बात आ गई कि 2 वज़ीर-ए-आज़म जो मुस्तकबिल के जिसका नाम ले रहे हैं कि बन सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब, तो आप मरीम नवाज़ को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिसीजन करना है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कि क्या उन्होंने खुद वज़ीर-ए-आज़म बनना है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बनाना है या उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा को बनाना है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब को अगर आप देखें ना तो वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म आम साबिक वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, उनको दुनिया बड़ा संजीदगी से लेती है। नवाज शरीफ साहब के कई ममालिक के सरबराहान से GCC के साथ, जिस पर SIFC आपके मुल्क का आइंदा मुस्तकबिल जो है सारा उसके ऊपर जो है ना वो इन्हिसार कर रहा है,
उन ममालिक में नवाज शरीफ की बहुत इज्जत है, बहुत पिजराई मिलती है। वो वज़ीर आज़म नहीं भी होते तो उनको हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल देते हैं। उनके ज़ाती ताल्लुकात मरासिम बन चुके हैं। रजब तैयब के साथ उनका ज़ाती ताल्लुक है। तो नवाज शरीफ इज़ नॉट एन ऑर्डनरी पॉलिटिशियन, ही इज़ नॉट एन ऑर्डनरी मैन। वो एक प्रैक्टिकल आदमी है। उन्होंने मुल्क को हमेशा तरक्की की तरफ लेकर गए हैं। अब दुआ ये करनी चाहिए कि जिस मुश्किल में है, देखिए नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ भी किया वो माजी है। अब मुस्तकबिल में उनको करना है कि उन्होंने जो गरीब आवाम है, जो इस टाइम बहुत ज़्यादा अंडर जो है प्रेशर आ गई है महंगाई के, लोग नवाज शरीफ को भी मेरे हिसाब के मुताबिक 100 दिन से ज़्यादा का वक्त नहीं देंगे। नवाज शरीफ खुद आते हैं, भाई आता है, बेटी आती है, जिसने भी है उसने 100 दिन के अंदर अंदर 3 माह के अंदर अंदर कुछ करके दिखाना होगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। 100 दिन बड़े भारी पड़े और इमरान खान साहब के भी पहले तलत साहब टुवर्ड्स दी एंड। सर ये फरमाइएगा, इस पूरे चैप्टर के अंदर इमरान खान साहब, आपको लगता है कि उनको कोई हिस्ट्री है हमारे मुल्क में कि बैरूनी इमदाद आ जाती है, कोई किसी को बाहर ले जाता है, कोई किसी के लिए कोशिश करता है? इमरान खान साहब के केस में ये मुमकिनात में से है या नहीं है? बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन ही आपको लगेगा, क्योंकि दूसरे लीडरान के बरक्स इमरान खान का जो बैनुल-अक़वामी फुटप्रिंट है वो बड़ा लार्ज है। उनको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत मौजूद हैं। उनकी जो एक्स वाइफ हैं जमायमा, उनका पूरा नेटवर्क वहाँ पे मौजूद है। गोल्डस्मिथ मौजूद है, अमेरिका के अंदर उनके ताल्लुकात हैं। तो इमरान खान साहब का बाहर जाना तो नामुमकिनात से मुझे नज़र आता है। दूसरी बात, उनका अंदर रह के जेल से बाहर निकलना भी मुझे बहुत मुश्किल नज़र आता है। तो मेरे ख्याल में वो जेल में काफ़ी तवील मुद्दत क़याम करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब तलत हुसैन साहब, एजाज सईद साहब और हसन अयूब साहब, आपका भी। आप सब ने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम आपके सामने हमने पेश किया जी, आज की तल्ख हक़ाइक़ और उनके ऊपर एक बेलाग तज्ज़िया। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।